चलें आइए अब हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्ट की डेफिनेशन को, कि जिसका हम शुरू से अब तक जिक्र किए जा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को किस तरह से IIRC ने डिफाइन किया है। इट इज़ अ कंसाइज कम्युनिकेशन about how an organization's strategy, governance, performance, and prospects in the context of its external environment lead to the creation of value over the short, medium, and the long run. So whenever we are talking about the strategy of an organization, so strategy is basically the very long-term planning. अगर हम सिर्फ स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करना चाहें तो उसके ऊपर शायद हमें 30 से 35 मिनट लग जाएं या शायद इससे भी ज्यादा, क्योंकि मैनेजमेंट राइटर्स ने स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास BCG कंपनी जो है उसकी भी डेफिनेशन है, हमारे पास कोल्स की भी डेफिनेशन है, ठीक है। हमारे पास जो है वो कुछ क्लासिकल मैनेजमेंट राइटर्स हैं, उनकी भी डेफिनेशंस हैं। तो स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन जो है काफ़ी ब्रॉड है और मुख्तलिफ राइटर्स ने इसको मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया है। कुछ लोगों ने कहा कि स्ट्रेटेजी बेसिकली आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जो है उसका नाम है, कि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो और उसको जो है हम किस तरह से अचीव करेंगे, रिसोर्स और एसेट की एलोकेशन किस तरह से होगी, इन तमाम एक्टिविटीज़ की मजमूए को हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। और कुछ राइटर्स ने इस तरह से कहा कि इसके अंदर हमारे पास एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट को हम किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं तमाम चीज़ों के अंदर, उसको शामिल करना भी स्ट्रेटेजी होता है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज इतनी ज़्यादा डिटेल हमें स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन की रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर, तो just consider strategy as the long term planning of an organization. Okay, so it is a concise communication about how an organization's strategy, गवर्नेंस को इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में सेक्शन ई के अंदर डिस्कस करेंगे, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। स्पेशली आफ्टर द एनरॉन इंसिडेंट, जब बेसिकली USA के अंदर जो है ये सॉक्स जो सार्बन ऑक्सिलरीज एक्ट आया और फॉरेन केयर प्रैक्टिसेस एक्ट उससे भी पहले था, जो दोनों एक्ट्स जो है वो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। तो इंशाल्लाह गवर्नेंस के ऊपर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। परफॉर्मेंस का आप लोगों को पता है कि परफॉर्मेंस क्या होती है, और प्रॉस्पेक्ट्स भी बेसिकली हमारे फ्यूचर प्लान्स होते हैं, ठीक है, जो कि आमतौर पे लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है, जो कि अनकरीब लोगों को आप करना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे मुस्तकबिल का प्लान जो है वो ये है, ठीक है। इन कंटेक्स्ट ऑफ इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अब तक हमने जितनी भी डिस्कशन की तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ओरिएंटेड ही थी, लिहाजा आप लोगों को इस डेफिनेशन को समझने में जो है वो कोई मसला दरपेश नहीं आया होगा। तो बहरहाल बात वही है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल एज वेल एज द नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट ऑफ वैल्यू क्रिएशन, ठीक है, जो हम रिपोर्ट करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को या अपने यूजर्स को, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि कैसे हमारी स्ट्रेटजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस और प्रोस्पेक्ट्स जो है वो लीड करेगी टुवर्ड्स वैल्यू क्रिएशन इन द शॉर्ट, मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म, ठीक है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, इस सारे प्रोसेस को हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हम बता देते हैं कि a process founded on integrated thinking that results in a periodic integrated report by an organization about value creation over time and related communications regarding aspects of value creation. अच्छा, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, या आप लोगों की बुक्स के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप लोग उसको पढ़कर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। आपसे एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी कि आपसे स्ट्रेट अवे सवाल आ जाए कि हाँ जी 4 डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें से सही डेफिनेशन क्या है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट की, इंटीग्रेटेड थिंकिंग की, ऐसा सवाल नहीं आएगा। इसी तरीके से जो आपके ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके अंदर भी आपसे कतई एग्जामिनर जो है वो डेफिनेशन नहीं पूछेगा। हाँ, डेफिनेशन की एप्लीकेशन पूछी जाती है, और यही बेसिकली डिफरेंस होता है आपकी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में और नॉन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में। जो मेजर डिफरेंस है कि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, लेकिन इनको जबानी याद करना आई थिंक इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। हाँ, अगर आप याद कर लेते हैं इट्स नथिंग बैड अबाउट इट एज वेल, लेकिन ये है कि अगर आप लोग इस नियत से इसको याद करेंगे फॉर एग्जांपल कि यार एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो नहीं, एग्जाम के अंदर ऐसी कोई चीजें नहीं आती।
इंटीग्रेटेड थिंकिंग की भी डेफिनेशन देख लें, अगर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे तो ज्यादती होगी। The active consideration by an organization of the relationships between its various operating and functional units and the capitals that the organization uses or affects. Integrated thinking leads to integrated decision making and actions that consider the creation of value over the short, medium, and long term. इसकी एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में दे चुका हूं कि इंटीग्रेटेड थिंकिंग क्या होती है। इन अदर वर्ड्स, इंटीग्रेटेड थिंकिंग वो थिंकिंग है कि अगर ये थिंकिंग होगी तो आप इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के बारे में सोचेंगे, और जब आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में सोचेंगे तो आपको पता होगा कि यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजंस हैं, जो एक्शंस हैं, वो ऐसे होने चाहिए जिसको हम इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में पेश कर सकें, ताकि स्टेक होल्डर्स भी राजी रहें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्रिएशन भी होती रहे ओवर द शॉर्ट, मीडियम एंड द लॉन्ग रन। अगर लेट सपोज फिर भी कोई इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो हमेशा कर सकते हैं। और इस डेफिनेशन के बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे, which is the different kinds of capitals and how these capitals are used by an organization in its value creation process। ठीक है, तो मैंने जैसे आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हो, आई मीन के नॉन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, पब्लिक लिस्टेड कंपनी जैसे होती हैं, या आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो 6 किस्म के कैपिटल्स जो है वो होते हैं। ठीक है, और कैपिटल की डेफिनेशन यहाँ पर उन्होंने की है कि रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन यूजेस इन प्रोड्यूसिंग एंड प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो 6 किस्म के कैपिटल्स हैं, इसमें फाइनेंशियल कैपिटल है, इसमें मैन्युफैक्चर्ड फिजिकल कैपिटल है, इसमें इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, इसमें ह्यूमन कैपिटल है, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल है, और नेचुरल कैपिटल है। ये आप लोग अपने पास जो है वो नोट डाउन भी कर लीजिए, और आप लोगों की बुक्स के अंदर भी ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो फाइनेंशियल कैपिटल क्या है? ये वो कैपिटल है जिससे अब तक हम सब फेमिलियर हैं, रोकड़ा, पैसा, फाइनेंसिंग, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हम डिटेल से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में भी देख चुके हैं, और हमें अच्छे तरीके से पता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है। Financial capital is the pool of funds available to an organization to use in the production of goods or the provision of services। कोई इसमें हमें मसला नहीं होना चाहिए, और इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से पता है कि यस, फाइनेंशियल कैपिटल इज अ कैपिटल, क्या नजर भी आता है, हमारे पास फाइनेंस पढ़ा भी होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड फिजिकल कैपिटल इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। मैन्युफैक्चर्ड फिजिकल कैपिटल, अच्छा, अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार लफ्ज मैन्युफैक्चर्ड यूज हुआ है तो जरूर इससे मुराद वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है। तो अगर आप में से भी किसी के जहन में बात आई है तो ये ख्याल गलत है, इसको फौरन झटक दें, बिकॉज सिर्फ यहाँ पर लफ्ज मैन्युफैक्चर्ड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर फिजिकल भी लिखा हुआ है, फिजिकल कैपिटल। जनाबे वाला, मैन्युफैक्चर्ड फिजिकल कैपिटल से मुराद वो इंफ्रास्ट्रक्चर या वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अवेलेबल हैं, अवेलेबल फॉर यूज, कि जिससे हमें मदद मिलती है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अगर इससे मुराद वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं जो हम बना के बेचते हैं, तो फिर तो ये चीज जो लिखी हुई है कि हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज वाली तो बात ही खत्म हो जाती। गुड से गुड तो नहीं बनेगा ना, जो गुड हम बेचने के लिए बना रहे हैं हम उससे दूसरा गुड तो नहीं बनाएंगे, वो तो खुद एक गुड है। तो इससे मुराद वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, फॉर एग्जाम्पल द ड्रेनेज सिस्टम्स, फॉर एग्जाम्पल द वाटर प्लांट्स, द फिल्ट्रेशन प्लांट्स एक्सेट्रा, या द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज अवेलेबल विद एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये वो तमाम रिसोर्सेज हैं जो कि हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में और उनको डिलीवर करने में हेल्प आउट करती हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड फिजिकल कैपिटल इज मैन्युफैक्चर्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब मैंने जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ जिक्र की हैं वो सब के सब मैन्युफैक्चर्ड चीजें हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो वो भी मैन्युफैक्चर्ड चीज है। अगर मैं रोड्स की बात करता हूँ या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ये भी मैन्युफैक्चर्ड है।
मैंने किसी भी नेचुरल चीज की बात नहीं की। बात आ रही समझ में? तो तभी हम इनको मैन्युफैक्चर्ड फिजिकल कैपिटल कहते हैं कि दीज आर मैन्युफैक्चर्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। एग्जांपल्स के अंदर मैंने कोट किया, आपकी रोड्स हो गई, आपकी बिल्डिंग्स हो गई। बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आ जाती है, तो आप इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन जनरल कंसिडर करें, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर्ड फिजिकल कैपिटल। इसी तरीके से आपके सैनिटेशन प्लांट्स हो गए, या आपके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो गए, या आपके ऑयल फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो गए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैन्युफैक्चर्ड फिजिकल कैपिटल है। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में सवाल उभरेगा कि भाई अब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो समझ में आती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आमतौर पर शेयर हो रहा होता है बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जवाब ये है कि होने दें। जो चीज शेयर हो रही है या गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो रही है, तो वो सबके लिए ही है ना। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रही हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैन्युफैक्चर्ड फिजिकल कैपिटल की हैसियत रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस मैन्युफैक्चर्ड फिजिकल कैपिटल को किस तरह से इस्तेमाल करते हुए अपनी वैल्यू क्रिएशन कर रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट, और यही चीज आपने इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर शो करनी है। बात आ रही है समझ में? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरे नंबर पे इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल से हमारी मुराद आमतौर पे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स जनरेट कैसे होते हैं? इसमें हमारे एम्प्लॉयज का भी खून पसीना लगता है, इसमें हमारा फिजिकल कैपिटल भी लगता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है बेसिकली आपको देर पा फायदे होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल रिजल्ट्स फ्रॉम एम्प्लॉयज एफर्ट्स दैट जनरेट इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये चीज जो है सिर्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो अब तक 3 किस्म के कैपिटल्स हमने देख लिए: फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड फिजिकल कैपिटल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल। चौथे नंबर पे ह्यूमन कैपिटल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, जिसके अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो हैं। ठीक है, अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन की एक जरूरत होती है, इस वजह से कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करना। ना सिर्फ ये कि ह्यूमन कैपिटल को इकट्ठा कर लिया, उनको रिक्रूट कर लिया, बल्कि उनको कॉन्टिन्यूसली ट्रेन किया ताकि वो अपडेटेड रहे फ्रॉम द लेटेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आर in operation in the economy or in the environment or in the industry etc. इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो एफिशिएंटली फंक्शन करते रहते हैं, जिसका ऑब्वियस सी बात है कि यू दैट रिजल्ट इन बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, and if there is better quality of work, so this means we are talking about a better value creation for the customers. ठीक है, similarly if we are talking about an efficient working, so efficient working means reduction in the cost of the employer as well. तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग कॉस्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त कर लेती है, तो इससे ह्यूमन कैपिटल बेहतर हो जाता है, और ह्यूमन कैपिटल के बेहतर होने से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला बेनिफिट क्या हो सकता है कि आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकती है बिकॉज ऑफ द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉइज। और दूसरे नंबर पे जब आप वैल्यू, हाई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, तो कस्टमर भी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज इन सेल्स, कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड रिकग्निशन, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो होती हैं, अमल में आती हैं। ठीक है, सो ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल को सेटिस्फाई रखने के लिए, उनकी नीड्स को जो है पूरा करने के लिए, क्योंकि किसी भी इंसान की मुख्तलिफ किस्म की नीड्स होती है ना। सबसे पहले तो बेसिक नीड्स हैं रोटी कपड़े और मकान की। अब आप किसी जगह मुलाजमत कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहला पर्पस तो ये है कि यार आपको एक हैंडसम अमाउंट इतनी मिले कि आपकी बेसिक नीड्स तो लाजमी पूरी हो ना, कि आपके घर वाले आराम से जो है वो खाना शाना खा सकें 2 वक्त का या 3 वक्त का, जिस तरह भी, रहने को मुनासिब घर हो, और एक लाइफस्टाइल आप लोगों का बेसिक कम से कम पूरा होता रहे, तन पे कपड़ा हो। ठीक है, तो ये तो एक नीड हो गई। इसी तरीके से उसके बाद फिर आपकी थोड़ी सी सिक्योरिटी नीड्स होती हैं कि यार मेरी जॉब भी सिक्योर रहे, मुझे धड़का ना हो कि आज मैं जा रहा हूँ काम पर और कल मेरा एम्प्लॉयर ऐसा ना हो मेरी छुट्टी कर दे। तो ये कुछ सिक्योरिटी नीड्स होती हैं। ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटी नीड्स और इमोशनल सिक्योरिटी नीड्स। ठीक है, जब ये नीड्स भी पूरी हो जाती हैं और आमतौर पे आपका एम्प्लॉयर इनको पूरा कर रहा होता है, तो फिर थोड़ा सा आपकी जो है वो नीड्स बढ़ जाती हैं। आप चाहते हो कि यार लोग मुझे जाने, मैं लोगों को जानूं, मेरा लोगों से इंटरेक्शन बढ़े, सोशल नीड्स होती हैं। सोशल नीड्स के बाद आपकी स्टीम नीड्स होती हैं कि अच्छा, यू क्लाइंब द लैडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अप इन द हायरार्की।
और उसके बाद फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि अपनी जो है ना आप वो पा लेते हो, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर अपना नहीं बनता, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। जैसे इकबाल ने कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो बेसिकली पॉसिबल नहीं होती, लेकिन ये है कि इंसान अपने पोटेंशियल पे हाईएस्ट काम करे, ये उसकी नीड होती है। ये मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है, जो कि बेसिकली मैंने वैसे जस्ट बाय द वे आप लोगों को बता दी। ह्यूमन कैपिटल से मुझे तमाम बातें याद आई। बात यह है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, वो आमतौर पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज अपने एम्प्लॉयज के दरमियान करवा रहा होता है। कुछ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल टीम्स को एक ट्रिप पे भेज दिया जहां पर वो गेम्स खेलते हैं, आपस में इकट्ठे बैठ के खाना शाना खाते हैं, दे गेट टू नो ईच अदर मोर। इससे क्या फायदा होता है कि एक थोड़ा सा इनफॉर्मल कल्चर डेवलप होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ना वो खतरनाक होती है। तो इनफॉर्मल कल्चर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं उतना ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है। वहां पर आमतौर पर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कोई काम करवाना हो, क्योंकि डाटा तो चाहिए ही होता है आमतौर पर ना, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपके इनफॉर्मल रिलेशंस भी काम आते हैं। तो ये तमाम चीजें, फिर अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस ने एक जिम ओपन किया हुआ होता है, कैफेटेरिया सब्सिडाइज किया हुआ होता है, ठीक है, और इस तरह की चीजें, ताकि एम्प्लॉयज जो है उनकी मुख्तलिफ नीड्स पूरी होती रहे। फिर अप्रेजल्स होते रहते हैं। ये सारी की सारी टेक्निक्स होती हैं एम्प्लॉय रिटेंशन की, ह्यूमन रिसोर्स रिटेंशन की, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल इज एन इम्पॉर्टेंट कैपिटल और अ वैल्यू क्रिएटिंग आइटम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सो नॉट लेस इंपॉर्टेंट देन अदर्स, ठीक है। तो ये जो है ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस है। सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल, ये कैसे होता है? derives from the relationship between a company and the society from which it secures its license to operate। इसके अंदर हमारी डीलिंग आ जाती है, हमारे कस्टमर्स के साथ भी, हमारे सप्लायर्स के साथ भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी। इसी तरीके से जो हमारे इंटेंजिबल्स हैं, हमारे इंटेंजिबल्स रजिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट के पास लाइसेंस एक मिलता है ना, उनके साथ हमारे जो ड्यूज हैं वो हम किस तरह से पे कर रहे हैं। आप लोग इंशाल्लाह सीएम में क्वालिफाई करेंगे, आप लोगों को हर साल इन ऑर्डर टू मेंटेन योर सर्टिफिकेशन यू विल हैव टू पे योर एनुअल ड्यूज टू आईएमए। दैट इज आल्सो सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल, अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। उसके बाद नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल बेसिकली आप समझ लें कि हर वो चीज जो अल्लाह की तरफ से आपको मिल रही है, चाहे इट इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है, ये एनवायरमेंटल रिसोर्स सच एज वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा, that provide goods or services supporting the past, current or future prosperity of an organization। अब ये जो नेचुरल कैपिटल है, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो बेसिकली जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं चार, तो उसमें जो लैंड जो सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज बेसिकली द नेचुरल कैपिटल। एंड यही बेसिकली डिफरेंस है फ्रॉम द मैन्युफैक्चर्ड गुड कैपिटल और नेचुरल कैपिटल के। मैन्युफैक्चर्ड गुड जो है वो मैन्युफैक्चर्ड है, चाहे वो नेचुरल कैपिटल को ही यूज करते हुए मैन्युफैक्चर किया गया हो, लेकिन दैट इज मैन्युफैक्चर्ड। But when we are talking about a natural capital, so we are talking about all the renewable and non-renewable resources that we are receiving from our environment। So ये basically 6 किस्म के कैपिटल होते हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के इस्तेमाल में होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन इन कैपिटल्स का वैल्यू क्रिएशन में किस तरह से इस्तेमाल करे, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब जब हमने इन 6 कैपिटल की अकसाम को देखा, तो हमें पता चला कि सिवाय फाइनेंशियल कैपिटल के बाकी सारी की सारी जो है नॉन फाइनेंशियल चीजें हैं। इससे आप लोगों की समझ में बात आनी चाहिए कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट फिर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ एक फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे पास, बाकी सारे तो 5 नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट्स है ना कैपिटल के। वैल्यू क्रिएट जब हम कर रहे हैं तो इन 5 चीजों को इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं, लेकिन ज्यादती की बात नहीं होगी कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाते हुए हम जो है इसको जिक्र ही ना करें, सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट देके अल्लाह खैर सल्ला गुलू फलासी करवाएं अपनी। तो ये 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल की इंफॉर्मेशन का होना इटसेल्फ इज, यू कैन से, a thought provoking thing that how much important is the reporting of non financial information on our annual reports in the form of integrated reporting, ठीक है। तो ये हमारे पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट भी है कि it is a single report that presents both financial and non financial information in a manner that emphasizes the whole picture and the interdependence of its parts। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा
ये 6 किस्म के कैपिटल्स की अंडरस्टैंडिंग लेके कि किस तरह से ये तमाम की तमाम चीजें इंटरडिपेंडेंट है। आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास प्लांट एंड मशीनरी नहीं है कि आप किसी तरह से रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करके उसको कन्वर्ट कर सकें इनटू फिनिश गुड ताकि वैल्यू क्रिएट हो, तो आपके उस पैसे का क्या फायदा। या लेट सपोज आपके पास प्लांट एंड मशीनरी भी है, क्या पैसा भी है, रॉ मटेरियल भी आपने कहीं से अरेंज करवा लिया, लेकिन आप अपना मटेरियल करते हैं एक्सपोर्ट, जनाब कोविड आ जाता है खुदा ना खास्ता, या कोई और ऐसी मुसीबत आन पड़ती है कि आपकी जो है वो शिपमेंट बाहर के मुल्क जा ही नहीं सकती, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका है वो तो गलत हो गया ना सारा का सारा। जो आपका मैन्युफैक्चर्ड फिजिकल कैपिटल था वो अवेलेबल ही नहीं है। क्या करेंगे आप, आपके बिजनेस को कितना झटका लगेगा, कितनी आपकी वैल्यू क्रिएशन डिस्टर्ब होगी, आपके कस्टमर्स लूज होंगे। लॉस ऑफ कस्टमर इज अ वेरी ह्यूज लॉस, जिसको आप स्टॉक आउट कॉस्ट भी कहते हैं, इंशाल्लाह आप आगे जाके पढ़ेंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ स्टॉक आउट कॉस्ट, कि आपका कस्टमर जो है वो आपको छोड़कर, आपके पास वो आइटम नहीं मिला किसी भी वजह से, उसने किसी और सप्लायर से जो है वो सामान पकड़ लिया, तो आइंदा क्या चांस है कि वो आपके पास से मुड़कर आएगा। ऑब्वियसली बात है, आपके पास वो हमेशा याद रखिएगा कि यार इस पर्टिकुलर सप्लायर से मुझे ना सामान नहीं मिला था उस तारीख को या उस साल में। वो किसको प्रेफर करेगा कि यार गम के वक्त में या मुश्किल वक्त में जिसने मेरा साथ दिया, जिस सप्लायर ने साथ दिया, मैं तो उसी से आइंदा भी परचेजिंग करूंगा ना। तो एक बार अगर कस्टमर आपको छोड़ के चला जाए, अनलेस एंड अनटिल ये कि ब्रांड लॉयल्टी या कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, चांसेस कम ही है कि वो मुड़ के आपके पास आएगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, so the primary purpose of an integrated report is to explain the providers of financial capital how an organization creates value over time, and for value creation माइकल पोर्टर एक बंदा था, उसने बेसिकली दो बताई हैं वैल्यू क्रिएशन के प्रोसेस के बारे में। उसने दो प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटीज और सेकेंडरी वैल्यू चेन एक्टिविटीज इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, उनको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन उसके अंदर हमें पता चलता है कि वैल्यू क्रिएशन ओवरऑल होती किस तरह से है। तो उसमें एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जो वैल्यू क्रिएशन का जो है बेसिकली वो राह हमवार करती हैं। तो गोल्स क्या, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल टू एनेबल मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव एलोकेशन ऑफ कैपिटल, promote a more cohesive and efficient approach to corporate reporting that draws on different reporting strands and communicates the full range of factors that materially affect the ability of an organization to create value over time, enhance accountability and stewardship for the broad base of interdependencies, broad base of interdependencies। स्टीवर्डशिप रोल का मतलब ये होता है कि आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैनेज समवन एल्सेज एसेट्स। ठीक है, अब एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो एक कंपनी की जो डायरेक्टर्स होते हैं who are basically responsible for running the affairs of an organization, they are different and separate from the owners of that entity। इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ कंट्रोल, ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, कि ओनर्स आर डिफरेंट, द डायरेक्टर्स आर डिफरेंट। अब एसेट्स कंपनी के हैं तो दरअसल वो तो ओनर्स के एसेट्स हुए ना, जो स्टॉक होल्डर्स हैं, लेकिन कंट्रोल उनको कौन कर रहा है, डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं। सो दे हैव अ स्टीवर्डशिप रोल। ठीक है, सो अकाउंटेबिलिटी और स्टीवर्डशिप का भी तकाजा ये है कि जितने भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको बयान किया जाए, ताकि जो ओनर्स हैं लेट सपोज, या जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता चले कि भाई इन तमाम चीजों के साथ मिल मिलाकर इंटरडिपेंडेंटली वैल्यू क्रिएशन कैसे हो रही है ओवरऑल। Support integrated thinking, decision making and actions that focus on the creation of value over the short, medium and long term। अच्छा, ये सारे के सारे गोल्स आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। ये इतना मजे का टॉपिक है इस सेंस में कि एक बार आप लोग तरीके के साथ अपनी किताब से ये तमाम चीजें पढ़ लें, और लेक्चर तो आप लोग ले ही रहे हैं, चीजें तो अपने माइंड में बिठा ही रहे हैं, तो ये चीजें आपके जहन में एक बार आ गई तो ये निकलेंगे नहीं इंशाल्लाह। यानी कि एक एमसीक्यू आ जाता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेट्स सपोज गोल्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, तो आपको मोटा मोटा भी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में याद है ना, तो आप आराम से गोल्स आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ यार ये तो गोल लग रहा है, ये गोल लग रहा है, ये गोल लग रहा है, ये गोल नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो हो सकता है कि पूछ रहा क्वेश्चन में आ रहा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल, तो आप उसको टिक कर देंगे एज योर आंसर, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से हो सकता है कि तीन बातें अलग लिखी हो, एक गोल लिखा हो, तो आप गोल को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो आपके एमसीक्यूज में एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। अगेन एग्जाम में आएगा क्या वो तो हमें नहीं पता, तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी भी चीज को सिलेबस में हमने हल्का नहीं समझना।
अब आ जाते हैं जनाब वैल्यू क्रिएशन के ऊपर। वैल्यू क्रिएशन किसे कहते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आउटपुट्स दैट आर मोर वैल्यूएबल देन द इनपुट्स यूज्ड टू क्रिएट देम। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। द वैल्यू क्रिएटेड हैपेंस फ्रॉम द increases, decreases, or transformation of the capitals. The value is created for number one, the organization, enabling financial returns to the providers of financial capital, and number two, others, including all stakeholders and society at large. तो सबसे पहले तो हमें पता चला कि जो भी हमारे पास 6 कैपिटल्स है ना फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल कैपिटल्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हुए ऐसे आउटपुट्स बनाएं कि आउटपुट्स की वैल्यू उन इनपुट से ज्यादा हो। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि लेट सपोज अगर आप ब्रेड बना रहे हैं, आप एक ब्रेड मैन्युफैक्चरर हैं, एक बेकर हैं लेट सपोज, तो आपकी आउटपुट क्या है? ब्रेड होगी। ब्रेड की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ कस्टमर्स के लिए होती हैं, जैसे ब्राउन ब्रेड होगी, होल व्हीट ब्रेड होगी, व्हाइट ब्रेड होगी, फलाना फलाना फलाना। अब तो और भी कई किस्म की होती हैं जो हमें पता भी नहीं है, ठीक है, जैसे आप पीटा ब्रेड होगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हर कस्टमर को मुख्तलिफ किस्म की ब्रेड चाहिए। अब ब्रेड के मेन इंग्रेडिएंट्स तो जाहिर सी बात है व्हीट ही होगा या कोई और किस्म की मतलब वो होगी जिन्स होगी इनकी, बार्ले वगैरह या इस तरह की चीजें जो भी है। अब जो वैल्यू किसी भी कस्टमर को एक मकई के वो जो एक बाली होती है या आप उसका प्लांट कह लें उसके पौधे से हासिल होती है, एक ब्रेड खाने से ज्यादा वैल्यू हासिल होगी। तो एंड प्रोडक्ट की वैल्यू आमतौर पे उसकी इनपुट से जो आउटपुट होती है उसकी वैल्यू उसके इनपुट से आमतौर पे ज्यादा होती है, ठीक है। तो वैल्यू क्रिएशन का प्रोसेस भी कहता है कि आप ऐसे आउटपुट्स बनाएं जिनकी वैल्यू उनकी इनपुट से ज्यादा हो, ठीक है। और वैल्यू क्रिएशन ऑब्वियसली बात है, व्हेन यू विल यूज योर 6 सोर्सेज ऑफ कैपिटल, तो सॉरी 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल, तो उससे वैल्यू क्रिएशन होगी। और ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल रिटर्न जो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएशन है। और जो बाकी वैल्यू के एलिमेंट्स हैं कि बेटर क्वालिटी, इस तरह की चीजें, वो ऑब्वियसली बात है कि अदर्स इंक्लूडिंग ऑल स्टेक होल्डर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज उनके लिए होती है, ठीक है। तो एक्टिविटीज क्या होती है वैल्यू क्रिएशन की? एन ऑर्गेनाइजेशन creates value through making sales, which creates changes in financial capital. However, a wide range of other activities, interactions, and relationships also creates value. For example, effects of the organization's business activities and outputs on consumer satisfaction, customer satisfaction. आप लेट सपोज बैंकिंग सर्विस से मुतासर नहीं है या आपके साथ किसी ब्रांच में मसला हुआ, आप कॉल सेंटर फोन करके शिकायत करते हैं, आगे से कॉल सेंटर वाले आपके ऊपर बरस पड़े कि भाई टाइम से जाना था ना, जब रश था तो क्यों गए, पीक आवर्स में क्यों गए। आप क्या उस बैंक में अपना अकाउंट रखना पसंद करेंगे? हरगिज नहीं। तो वैल्यू क्रिएशन के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन का रवैया जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिगार्डिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, सप्लायर्स विलिंगनेस टू ट्रेड विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड द टर्म्स अंडर व्हिच दे डू इट। अब एक एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल तो नहीं है लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे अभी करंट सिचुएशन चल रही है, हम एक बिजनेस की फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल देते हैं, एक जनरल बिजनेस की, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। खुदा न खास्ता हालात उसके ऐसे खराब हैं कि वो इंसॉल्वेंसी के करीब है। अब वो बैंक के पास जाता है, बैंक कर्जा नहीं देता। वो किसी सप्लायर के पास जाता है, सप्लायर उसको उधार पे माल नहीं देता, और अगर माल देता भी है तो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे देता है जो कि बिल्कुल मार्केट फ्रेंडली नहीं है या आउट ऑफ द वे जाकर हैं। तो वैल्यू क्रिएशन बहुत ज्यादा इसमें अमल दखल है इस चीज का कि आपने क्या वैल्यू क्रिएट की थी अपनी बिजनेस की या अपनी जो है आउटपुट्स की, कि आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर आपकी वैल्यू होती तो लोग आपको इजीली, क्रेडिबिलिटी जिस तरह आप कह लें या ओवरऑल रेपुटेशन कह लें, फॉर एग्जांपल हालात तो बुरे किसी पर भी आ सकते हैं। एक बंदा जिसके लोगों से कम अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छे राब्ते हैं, वो अगर किसी के पास जाता भी है तो लोग और किसी चीज का ना भी रिगार्ड करें, उसके अच्छे अखलाक का रिगार्ड रखते हुए उसकी सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन एक बंदा कहते ना कि एक तो कड़वा ऊपर नीम चढ़ा, इस तरह की कोई पता नहीं है जरबुल मसल हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि ना उसका अखलाक अच्छा, ना उसका लेट्स सपोज किरदार अच्छा, और फिर वो एक्सपेक्ट करे कि लोग उसकी सपोर्ट भी करें किसी मुश्किल वक्त में, तो ऐसा इम्पॉसिबल होता है। तो वैल्यू क्रिएशन जो है ना, इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस थिंग्स। ये सप्लायर्स विलिंगनेस जो है ये सिर्फ एक एग्जांपल लिखी हुई है। Initiatives the organization's business partners agree to undertake with the organization, or the imposition of supply chain conditions or legal requirements, ये सारी मुख्तलिफ वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटीज की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मैनेजमेंट डिसीजंस का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है।
value is created, preserved and diminished by management decisions in all areas from strategy setting to daily operations। ठीक है, कुछ एक्सटर्नलिटीज हैं। एक्सटर्नलिटीज का मतलब ये है कि वो चीजें जो एक्सटर्नल है। An externality is a positive or negative consequence of an economic activity that is received or paid for by unrelated third parties that are external to the transaction। यानी कि whenever we are talking about externalities, so we are talking about the impact। impact पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक सेल ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। अब अगर हम सेल ट्रांजैक्शन की एग्जांपल लें तो एक बायर होगा, एक सेलर होगा, दीज टू आर द पार्टीज टू दैट ट्रांजैक्शन। लेकिन whenever we are talking about an externality, so we are not talking about these parties, rather we are talking about by an unrelated third party which is external to the transaction। उस एक्सटर्नल थर्ड पार्टी की तरफ से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो रिसीव हुआ हो ऑर्गेनाइजेशन को या ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ा हो, जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया। फॉर एग्जांपल, एक सेल की ट्रांजैक्शन है, उसकी एक खास वैल्यू थी, अचानक क्या हुआ, एक्सचेंज रेट बढ़ गया, अचानक क्या हुआ, गवर्नमेंट के टैक्स बढ़ गए, अब उस सेल वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ा मजबूरन। ये एक्सटर्नैलिटी है। ठीक है, एक थर्ड पार्टी की वजह से हमें जो है वो इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, दिस इज एन एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स, दैट इज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, एक्सचेंज रेट कम हो गया, आपने आईएमए की फी पे करनी थी, आपको फायदा हो गया। नेगेटिव ये है कि खुदा न खास्ता अदर वे राउंड आपने फी पे करनी थी तो आपका जो है एक्सचेंज रेट बढ़ गया। ठीक है, value creation process is central to integrated reporting। The objective of an integrated report is to communicate how an organization creates value over time। ये एक मैं आप लोगों के सामने जो है ये शेयर कर रहा हूँ, एक बड़ा अच्छा एक ग्राफिक है। इसके अंदर आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो आप लोगों को जो है ना ये कैपिटल नजर आ रहे हैं। हमारे फाइनेंशियल कैपिटल आ गया, ये मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल, नेचुरल कैपिटल। ये सारे 6 के 6 कैपिटल एज एन इनपुट किसी भी बिजनेस प्रोसेस के अंदर शामिल होते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज का हिस्सा बनते हैं, जिससे ये आउटपुट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और आउटपुट से आउटकम निकलती है। ठीक है, आउटकम यानी कि नतीजा, रिजल्ट। अब ऊपर आप देखें तो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज हर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती हैं अलग अलग। ठीक है, और हर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी एंड रिसोर्स एलोकेशन भी अलग अलग होगी। परफॉर्मेंस का मेयार भी डिफरेंट होगा और उनकी आउटलुक टुवर्ड्स फ्यूचर वो भी डिफरेंट होगी।